हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन करने वाले हैं मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि मैथ का है, ठीक है, और लेवल 1 का है, ठीक है। इस मॉडल पेपर को करेंगे और आप देखना आपके कितने नंबर इसमें आए हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है आपको। तो देखिए, 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए, सम संख्याओं में कौन कौन सी आ जाएगी, 2, 4, 6, ऐसे ही करके 30 तक आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें समांतर श्रेणी में होता है कि जितनी भी जो संख्या हम आपको बताया सम संख्या है, 2 से और 30 तक अगर सम संख्या पर देखें तो कितनी हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी n संख्या कितनी हो गई, 15। तो मतलब 2 से और 30 तक सम संख्या कितनी हो गई, 15, जिसमें से पहली संख्या कौन सी हो गई, 2, अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 30। तो आपको पता है समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, जिसमें a होता है फर्स्ट संख्या, l होता है अंतिम संख्या और n होता है संख्याओं की कितनी टोटल संख्या है वो। तो देखिए, n की जगह पे 15 रख देंगे, 2 नीचे है, a की जगह पे 2 प्लस l की जगह पे 30। तो ये आपका आ जाएगा 15 और ये हो गया 32, यानी ये आपका हो गया SN बराबर 15 गुणा 32/2। 2 से 32 को काट देंगे 16 बार, ठीक है। और जब 16 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.5 की घात 3, 0.6 की घात 3, नीचे है 0.5 की घात 2 माइनस 0.3 प्लस 0.6 की घात 2। अगर आपको देखते ही पता चल रहा हो तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला क्या होता है कि AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B A² माइनस AB प्लस B², ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसे बन रहा है ये वाला फार्मूला कि ये जो टर्म है पूरी, वो इसके नीचे रख दी गई है, ठीक है, इसके नीचे रख दी गई है ये वाली पूरी टर्म। तो क्या बचा फिर, इधर क्या बचा, इधर बचा A प्लस B, यानी अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A प्लस B। A कितना दिया है ये और B कितना दिया है ये, इसको जोड़ लेंगे तो 0.5 और 0.6 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, यानी अपना हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रकार आपको कोई भिन्न दी गई हो और उनमें हर और अंश दोनों का अंतर समान हो, देखिए अंतर समान हो, ध्यान में रखना अंतर की बात हो रही है। अगर अंतर समान है तो ध्यान में रखना, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 19/21 में 19 सबसे बड़ा है, इन सभी से 19 बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 19/21, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि 225 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन करेंगे 225, इसको इस प्रकार लिख लेंगे और इसमें इसके गुणजों का भाग देते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 का देंगे, 7, 5, फिर देंगे 3 का, कितनी बार गया, 25 बार, और ये आ गया 5, 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 का दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा अपने पास कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए, अपन को निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो वो इस प्रकार निकलती है, ये सूत्र होता है कि p की पावर n+1 - 1 p - 1 गुणा, ऐसे भी कितने भी गुणनखंड होते हैं वो आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे अपन, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 था, ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए 3 की घात, क्योंकि घात 2 है उसमें एक और जोड़ देंगे तो 3 की घात 3 माइनस 1 यही 3 की घात -1 गुणा
देखिए ये 5 है, इसकी घात 2 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, -1 करके 5 में से फिर 1 घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 3 की घात अगर 3 करेंगे तो ये हो गया 27, 27 में से 1 गया तो 26 और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ जाएगा 26/2 गुणा। अब इसको देखिए ये हो गया 1 से 25, 1 से 25 में से गया तो 1 से 24, यहाँ 5 में से गया तो 4। देखिए ये हमारे पास आ गया। इससे इसको काटेंगे तो 13 बार, इससे इसको काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 31 बार। यानी अब हमारे पास बचा 31 गुणा 13, इसका इसमें गुणा कर देंगे 13 तो एक हासिल हो गई इसकी, और 3 का 13 का फिर 3 से करेंगे तो 39 हो गया, 39 एक 40 हो गया, यानी 403, वही अपना आंसर है, ठीक है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से मैंने इसको निकाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 3 अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 40, 60 और 80 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 और 00 सेकंड पर बजे एक साथ बजती है तो फिर एक साथ कब बदलेगी, यानी बदलती है तो फिर कब बदलेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना, ये जो संख्या दे रखी होती है उनका हमेशा निकाला जाता है LCM, ठीक है। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे, 40, 60 और 80। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 20, यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 40। फिर 2 का देंगे तो 10, 15 और ये 20। फिर 2 का देंगे तो 5, ये 15 की 15 और ये आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 का जा सकता है, देखिए यहाँ पे आगे दे लेते हैं, यहाँ पे फिर 2 का दे देंगे तो 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 15 का 15 और 10 का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का दे रखा है। अब यहाँ पे हम 3 का दे सकते हैं तो 5 का 5, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे भी 5, अब 5 का दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब इनका अगर आप गुणा करेंगे गुणनखंडों का तो 5 × 15, ठीक है। 15 का 2 से करेंगे तो 15 × 30, 30 का करेंगे तो 60, 60 का करेंगे तो 120 और 120 का करेंगे तो 240, यानी ये हमारे पास आ गई 240 सेकंड। इनको अपन मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का दे देंगे भाग, इससे ये कट गया, ये इससे कटेगी 4 बार, यानी हमारे पास आ गई 4 मिनट। तो 4 मिनट बाद मिलेंगी, यानी 8:24 पर मिलेंगे, क्योंकि 20 मिनट तो पहले ही थे, 4 ये वाले आ गए। तो 8:24 पर भी एक साथ फिर दोबारा से बदलेंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए छोटी से छोटी अपन को संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये इन दोनों को तो वैसे भी काट दो क्योंकि ये तो 4 अंक की है नहीं, और अगर आपको पता हो तो 1000 होती है, वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और वैसे भी आप इन संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल के देख भी सकते हो, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 97 कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुना कार्य करने को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए 7 आदमी 12 दिन। आपको अगर MDH फार्मूला पता हो तो M1D1H1 बराबर MD D2 और H2। यहाँ पे W1 हो जाता है, यहाँ पे W2 हो जाता है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। M माने होता है मेन, D माने होता है डे, H माने होता है आवर और W माने होता है वर्क, ठीक है। तो इसी फार्मूले में इसको रख देंगे तो 7 आदमी हो गए, 12 दिन हो गए, ठीक है। आवर अपन को दिया नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ठीक है आगे चलते हैं। अब दोगुना कार्य। देखिए यहाँ पे जो कार्य किया है वो 1 गुना है, तो यहाँ पे नीचे 1 रख देंगे क्योंकि बात ही नहीं हुई है। अब यहाँ पे दोगुना कार्य करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, पहले कितने थे 7। अब मान लीजिए हमको x की आवश्यकता हुई तो टोटल कितने हो गए 7 + x। करना है 8 दिन में यही काम करना है, और काम कितना करना है 2 गुना, यानी 2 गुना कार्य करना है, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे 4 बार, ठीक है। इस 4 से अपन इसको काट सकते हैं 3 बार, इसका इससे गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 21 बराबर x + 7। 7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 14, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 आंसर हो जाएगा, यानी अपन को 14 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। 40 आदमी है, 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में 4 मीटर, इतने मीटर और इतने मीटर माप का एक बक्सा बनाते हैं। यदि 27 आदमी 40 दिनों में 6 मीटर, 4 मीटर और 1 मीटर माप का एक बक्सा बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन उनमें कितने घंटे काम करना चाहिए। सिर्फ उसी तरीके से करेंगे इसको। देखिए 40 गुणा 12 गुणा 18। अब देखिए यहाँ पे कार्य की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर, यहाँ पे भी 40 दिन है, ठीक है, और 40 दिन है, 27 आदमी है, सॉरी 27 आदमी है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, घंटे, घंटे अपन को निकालने हैं तो एच कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है अपन को, इसकी माप, तो इसकी माप दी गई है 6 गुणा 4 गुणा 1। अब देखिए, अब इनको अपन काटेंगे तो देखिए 40 से 40 गया, ठीक है, इस 3 से ये 6 गया 2 बार, ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, इस 4 से ये 4 गया। अब हमारे क्या पास बचा, ये 27 और ये 12 गुणा 18। तो देखिए अपन काटते हैं 9 थी 27, 9 दूआ 18, ठीक है। 3 से इस 12 को भी काट सकते हैं, तो 3 से 12 गया 4 बार। अब हमारे पास बचा 4 गुणा 2 यानी 8। तो हमारे पास आ गया कि एच बराबर कितना आ गया, 8। 8 घंटे में हम काम करना, प्रतिदिन हमको 8 घंटे काम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे 3 क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तद अनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेंगी। देखिए वही आपका तरीका है, एलसीएम निकालना है तो निकालते हैं एलसीएम। 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे अपन, तो 2, 10, 15, 20, फिर 2 से करेंगे तो 5, 15 और 10, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5, 15 और 5, फिर यहाँ पे एक बार 3 से हो जाएगा और फिर 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 60 और 1 से 20, यानी एलसीएम आ जाएगा इसका 1 से 20, ठीक है, 1 से 20 मिनट। अब मिनट का बना लेंगे घंटा, तो 60 का दे देंगे भाग, तो ये 2 बार गया। तो बज कितने रहे थे पहले, 11, 11 में 2 और जोड़ देंगे तो 12 और 1, यानी इसका मतलब ये हो गया कि पुनः वे एक साथ कब बजेंगी, 1 बजे, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे निकल के आए अपने एलसीएम के और 11 पहले बज रहे थे, तो 11 और 2 1 बज गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि 10 परिणामों का औसत 10 है, ठीक है, पहले 5 परिणामों का औसत 7 है, अगले 4 परिणामों का औसत 13 है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। देखिए टोटल परिणाम अगर 10 हैं, 10 परिणामों का औसत 10 है, तो फिर परिणाम कितने हुए, 10 गुणा 10 यानी 100 परिणाम हो गए, ठीक है। 5 परिणामों का औसत 7 है, तो फिर परिणाम कितने हुए, 5 गुणा 7 यानी 35। अब वो कह रहा है कि अंतिम 4 परिणामों का औसत 13 है, अंतिम 4 परिणामों का औसत 13 है, तो ये कितने हो गए, 52। अब इन दोनों को कर देंगे टोटल, तो ये हो गया 87, ठीक है, 87 हो गया टोटल, कितने में से, 100 में से। अगर 100 में से 87 अगर गई तो कितने बचे, 13 बचे, और वही क्या है, अंतिम परिणाम है। तो अंतिम परिणाम अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल में से और जो दिए हुए हैं उनको घटा कर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 13। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल तरीके से करेंगे कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 50 वस्तु लिख ली, क्रय मूल्य को सी पे लिख लिया, बराबर है किसके, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सिंपल। देखिए अब करेंगे बज्रगुणा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 50/40 और इधर SP/CP, यानी CP कितना हो गया अपना 40 और SP कितना हो गया 50। तो विक्रय मूल्य अगर 50 रुपये है, क्रय मूल्य 40 रुपये है, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 10 रुपये का। 10 रुपये का फ़ायदा, जो भी फ़ायदा या घाटा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। और वैसे भी क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, सॉरी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100।
तो इसी प्रकार से लाभ आ गया अपना 10, क्रय मूल्य है 40, फॉर्मूले में रख देंगे। तो लाभ हो गया 10, क्रय मूल्य हो गया 40 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से जब 100 को काटेंगे तो ये हो गया 25%, यानी 25% उसको लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, मैं बताऊं, ये 16 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है। 4 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम वही तरीका है, 4 पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। वही तरीका, इसको इसके नीचे ले आएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो यानी 4/6 बराबर SP/CP। तो देखिए CP कितना हो गया 6, SP कितना हो गया 4, तो अंतर कितने का हो गया 2 का, और CP कितना है 6 गुणा 100। ये क्या आ गया, हानि प्रतिशत आ गया, क्योंकि CP ज़्यादा है और SP कम है। तो इससे इसको काट देंगे 3 बार, और 3 का अगर 100 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, और ये क्या होगी, ये हानि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, कि किसी राशि का 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 50 है, तो राशि क्या है। देखिए आप पे अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता हो तो वो होता है ब्याज बराबर मूलधन, जिसको कहते हैं P, T मतलब टाइम, और R मतलब होता है रेट बट्टे 100। अगर दोनों का अंतर दे रखा है उसने 50, तो क्या करेंगे, मान लीजिए मूलधन हो गया P, दर हमको 6 पता है, और टाइम कर लेते हैं 3 वर्ष बट्टे 100। इसमें से अगर 2 वर्ष वाले मूलधन को घटाया जाए तो अंतिम में जो ब्याजों का अंतर है वो आता है 1 से 50। सिंपल, यही तो उसने क्वेश्चन में बोला है और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, P कॉमन आ गया, इसमें भी P है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि 6P, ठीक है, 6P/100, ये 3 है ये 2 है, तो 3 में से 2 घटा दिया, अभी जो मैंने लिखा था उसके अनुसार, बराबर 150। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 का अपन डायरेक्ट भाग दे देंगे इसमें 1 से 50 में। ठीक है, और 100 का कर देंगे उससे गुणा, और जब ऐसा करेंगे तो हमें मूलधन के रूप में मिलेगा, वो मिलेगा 2500, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, 5000 रुपये पर 2% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। देखिए ऐसा करने के लिए अपन को सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, PTR/100। तो ये हो गया मूलधन, ये होगी दर, और ये हो गया टाइम बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया, 20 जीरो पहले से ही था, तो ये हो गया 200, यानी ब्याज कितना हो गया अपना 200 रुपये। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि 1 से 100 तक की संख्याओं कितनी भाज्य संख्या होती हैं। अगर आपको पता हो तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या होती है, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 25, लेकिन टोटल संख्या होती है 100। अगर 100 में से अपन 25 घटाएंगे तो कितने आ गया 75, तो वही अपना आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है एक्चुअली, ये 75 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा, कि यदि किसी आयत की लंबाई में 7:6:7 के अनुपात में वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आएगी। देखिए ये लंबाइयाँ हैं, तो मान लीजिए पहले लंबाई कितनी थी उसकी 6L, बाद में कितनी होगी 7L। पहले उसकी चौड़ाई थी B, ठीक है, तो पहले उसकी चौड़ाई होगी 5B और बाद में उसकी होगी 4B। आयत का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों का अपन कर देंगे गुणा, तो ये हो गया 6/30LB। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार बाद में जब कमी हुई तो क्या हुआ, 7×4 = 28, ये भी हो गया क्षेत्रफल, तो ये हो गया 28LB। क्योंकि वो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो हमने बीच में लगा दिया अनुपात, LB से LB कट गया,
2 से काट लेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 15:14, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा 15:14। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि 107 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? सिंपल है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का व्यास होता है 2r, इसका अंतर दे रखा है 60 सेमी। दोनों में से देखिए आपको 2r कॉमन आ रहा है तो 2r कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, पाई माइनस 1 बराबर 60, क्योंकि 2r तो कॉमन चला गया। अब देखिए 2r कॉमन चला गया, यहाँ पे लिख दो पाई गया 22/7 माइनस 1 बराबर 60। 7 हो गया एलसीएम दोनों का, तो यहाँ 7 एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, ये 2r 22 माइनस 7/7 60। 22 में से 7 गया तो ये बचा 15, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 2r गुणा 15/7 बराबर 60। 15 चौके 60, ठीक है। इस 2 से ये 2 बार कट गया और 7 का 2 से गुणा कर देंगे तो r आ गया अपना 14, r आ गया 14 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर अपना 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि एक वृत्ताकार वलय की भीतरी तथा बाहरी परिधि क्रमशः 40 सेमी 88 सेमी है, तो वलय की मोटाई क्या होगी? देखिए अब देखिए कि जो एक वलय है उसकी भीतर और बाहरी परिधि क्रमशः, बाहरी परिधि की बात करते हैं तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, कैपिटल R ले लो, ठीक है। अंदर की परिधि होगी 2πr, इसको छोटी r ले लो, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 88 है, ये कितना है, 44 है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 44, यानी हमारे पास आ गया कुछ इस प्रकार से कि 2π कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 44, ठीक है। इसको इसके नीचे ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे 44। 2π यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन मैं 2π को खोल लेता हूँ तो 2 गुणा 44 22, 7 पहुँच गया ऊपर, ये करेंगे तो 44 आ गया और 44 से 44 कट जाएगा, तो दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन 109 में कि 60 के पूरक कोण का माप क्या होगा। देखिए अगर आपको पता हो तो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 हो जाए, ठीक है, 90 होना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि एक कोण अगर 60 का दिया है तो 90 में से 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी 60 का पूरक कोण कितना हो गया, 30। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, ठीक है। तीसरा कोण की माप है वो दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 सेंटीग्रेड अधिक है, सॉरी डिग्री अधिक है। तो बड़े कोण का माप अंशों में, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, सॉरी ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि दोनों भैया 2 कोण बराबर हैं, सॉरी 2 कोण बराबर हैं, ठीक है, 2 कोण बराबर हैं। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये जो वाला कोण है, ये वाला कोण है वो कैसा है कि ये जो दोनों कोण बराबर है ना, प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए ये कितना हो गया, थीटा प्लस 24, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 24 बराबर 180, तीनों थीटा मिलकर 3 थीटा हो गया, प्लस 24 बराबर 180। 24 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से अगर 24 घटाएंगे तो 20 गया तो हो गया 160, और 4 और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 156, यानी 3 थीटा इक्वल टू 156। 3 को ले जाएंगे इसके नीचे, ठीक है, तो थीटा का मान आ जाएगा थीटा बराबर 156/3, तो 5 15 3 दूनी 6, यानी थीटा बराबर आ गया 52। बट वो हमसे पूछ रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है ना, सबसे बड़ा कोण, उसका अंश क्या है, तो 5200 पहले से ही था, ठीक है। 24 में और जोड़ देते हैं क्योंकि अपना बड़ा कोण था वो था थीटा प्लस 24। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, वही आ जाएगा 7, यानी 76। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए अब मूल्यांकन वगैरह में से,
कि छात्र को ज्यामितीय आकृति देकर उनकी से वृत्ताकार आकृति अलग करवाई जाती है, यह प्राप्य उद्देश्य है। पहले आपने उसको ज्यामिति की आकृति दे दी, अब उसको आप वृत्ताकार आकृति अलग करवा रहे हैं, ठीक है, अलग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को अवबोध हो गया है कि वृत्त कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा ज्यामिति होती है इसमें, तो उसका मतलब अवबोध हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व का निर्धारण करना, यह कथन है वुडवर्थ का, स्किनर का, टार्गेसन एडम्स का या फिर थॉर्नडाइक का। तो ये जो कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी टार्गेसन तथा एडम्स का, कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि ज्यामिति की पुस्तक एलिमेंट्स के रचयिता है, जो ज्यामिति की पुस्तक एलिमेंट्स थी उसके रचयिता थे यूक्लिड, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्व कितने हैं। तत्व की बात हो रही है, 2, 3, 5 या फिर 11। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो तत्व होते हैं वो होते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। 1 से 15 पे चलेंगे कि अच्छा शिक्षण वह है कौन सा है जिसमें किसी केवल निदानात्मक रूप हो, जिसमें केवल उपचारात्मक रूप हो, जिसमें निदान व उपचार दोनों का एक रूप शामिल हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअल में जो अच्छा शिक्षण होता है ना वो होता है जिसमें निदानात्मक और उपचार दोनों शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 से 16 कि रेखा गणित को छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। औपचारिक रूप, अनौपचारिक रूप, निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमेशा ही बच्चों को अनौपचारिक विधि से पढ़ाना चाहिए। अनौपचारिक विधि वो होती है जिसमें बच्चा किताबी ज्ञान से हटके भी थोड़ा ज्ञान के सहारे अपने ज्ञान को पक्का कर सके, ठीक है। अनौपचारिक जैसे आप खेलों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, आप चार्टों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, आप किसी वस्तु मॉडल के हिसाब से पढ़ा सकते हैं, आप किसी बच्चों को एक्टिविटी करके पढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जब ही सीखेंगे तो अनौपचारिक रूप से छोटी कक्षाओं में रेखा गणित को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक होती है। सामान्य शिक्षण व्यवस्था, प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था या फिर उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो हमेशा आपको पता होगा कि निदानात्मक की बात हमेशा क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि विद्यार्थी गणित में त्रुटि का स्वयं पता लगाकर उसे ठीक कर देते हैं, यह विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य ठीक है, अवबोध, कौशल, ज्ञान या फिर सांस्कृतिक। तो इसमें देखिए बच्चे ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों में कौशल रूप विकसित हो चुका है। कौशल रूप का जो उद्देश्य है वो विकसित हो चुका है, क्योंकि त्रुटि का स्वयं पता लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो कौशल विकसित हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है। अभिवृद्धि, प्रशंसा, अभिरुचि या फिर ज्ञान उपयोग। देखिए निर्णय ले सकता है, सोच विचारने के बाद निर्णय ले सकता है अगर बच्चा, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान का उपयोग कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक समस्या हल करने के लिए सही विधि या मूल्य का चयन करता है जिस व्यवहारगत उद्देश्य की प्रकृति है, ज्ञान की, कौशल की, अवबोध की या फिर ज्ञानो उपयोग की। तो देखिए इसमें भी बच्चा क्या कर रहा है, ज्ञानो उपयोग कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने मैथ के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए इस प्रकार के अपन मॉडल पेपर डेली ही डालते रहते हैं। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।